कैसे हैं गाइस, होप करता हूँ बढ़िया होंगे। इस न्यूज स्टोरी को सपोर्ट जरूर करे गाइस। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। क्या यही है एंटिया फर एक नई शुरुआत। मुंबई, एक पहाड़ी एरिया। पहाड़ के किनारे एक लड़की शादी के जोड़े में खड़ी थी और उसके माथे पर सिंदूर बिखरा हुआ था। उसके गले में मंगलसूत्र इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसकी शादी अभी अभी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर थप्पड़ के उंगलियों के निशान थे और होठों से खून बह रहा था। उसका लहंगा पूरी तरह से धूल से सना हुआ था, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ होगा। वही वह लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने सामने खड़े लोगों को देख रही थी, जो कोई और नहीं उसकी फैमिली थी। और वहां एक और लड़की मौजूद थी जिसे ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वह भी जख्मी हालत में थी और वह भी वही पड़ी हुई थी। और एक मिडिल एज की औरत आगे आता है और उसे लड़की को जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी उसको कंधे से सहारा देखकर अपने साथ लेकर जाती है और बाकी सब परिवार वालों के साथ खड़ी हो जाती है। वही लहंगा पहने वह लड़की अपनी आंसू भरी नजरों से उन सभी को देख रही थी। उसके आंसू इस बात के गवाह थे कि उसे तकलीफ है और वह तकलीफ में है, लेकिन जैसे उसके सामने खड़े लोगों को किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। वही परिवार में मौजूद और भी सदस्य जो अपनी आंखों में बेइंतहा नफरत लिए उसे लहंगे वाली लड़की को देख रहे थे कि तभी उनमें से एक शख्स आगे आता है जिसने दूल्हे की शेरवानी पहन रखी थी। इस वक्त उसके हाथ में रिवाल्वर थी और वह रिवाल्वर लिए हुए अपने कदम आगे बढ़ते हुए उसे लहंगे पहने लड़की के पास पहुंचकर सामने खड़ा हो जाता है और वह लड़की उसे देखती रहती है। वह लड़का भी अपनी आंखों में दुनिया जहां की नफरत लिए उसे देखता रहता है और वही वह लड़की उसकी आंखों में अपने लिए बेइंतहा नफरत देखकर घुट घुट कर रो रही थी। उसके आंख से आंसू निकल रहे थे और बेइंतहा निकल रहे थे। वही वह लड़का जो आगे आया था वह उसे लड़की को देखते हुए नफरत के साथ कहता है, इसी वजह से नफरत है मुझे तुमसे हमेशा से। तुम हर चीज के पीछे पड़ती आए हो, हर चीज के पीछे पड़ी रहती हो। तुम कभी मेरे पीछे तो कभी स्नेह के पीछे। उसे तकलीफ देने में तुम कोई भी कसर नहीं छोड़ती हो आयशा। उसे लड़के की मुंह से नाम सुनकर वह लड़की आंसू भरी नजरों से उसे देखती रहती है। आखिर गलती क्या थी उसकी? यही ना कि वह परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और उसे सिर्फ और सिर्फ सबकी अटेंशन चाहिए होते थे। और वही अटेंशन कब सबकी नफरत में बदल गई पता ही नहीं चला। कहां से पहले उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे और आज वह इस तरह से इस दर्द में है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लड़के की बात सुनकर उसे लड़की यानी कि आयशा को भी इंतजार तकलीफ हो रही थी और वह उसे लड़के की तरफ देखते हुए बस अपनी लड़खड़ाती आवाज में इतना ही रहती है, किसी के विश्वास में इतने भी अंधे मत बनो कि सच सामने होते हुए भी किसी को दिखाई ना दे। अरहान। ऐसा कहकर वह लड़की बिल्कुल खामोश हो जाती है और वह लड़का जिसका नाम फरहान था वह अपने सामने मौजूद लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर न जाने क्यों एक पल के लिए वह उसे देखता रह गया। वही बाकी परिवार वाले सभी उसे लड़की यानी कि आयशा को देखते हुए बस इतना ही कहते हैं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? स्नेहा को इस तरह से तुमने तकलीफ दी है और ऊपर से तुमने उसकी जगह लेकर अरहान से शादी कर ली। तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि तुमने अपनी बहन के साथ क्या किया है? तुमने अपनी होने वाली जीजाजी की शादी कर ली है। आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से गई है सब चीज करने की? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करने से पहले? ये सब एक मिडिल एज औरत का रही थी। उनके आगे तकरीबन 45 साल की थी और वह अपने सामने मौजूद लड़की को देख रही थी जो इस वक्त 20 से 21 साल की थी। और यह कोई और नहीं आयशा की मां थी, सुनंदा ओबरॉय थी। आखिर उनका आंखों में अपने आंसू लिए उन्हें देखे जा रहे थे कि आखिर वह उसकी मां थी। एक मां होकर वह अपनी बेटी के लिए ऐसा कह रही थी। कहां से हो जीजाजी हुआ उसका? उसकी शादी तो पहले उससे हुई थी ना। वह तो आज दोबारा अपने पति को दोबारा किसी और का होता हुआ देखकर वह तड़प उठी थी। उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि एक पत्नी के होते हुए भी उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा था। ये सब सोचकर ही वह तड़प उठी थी, इसलिए उसने धोखे से अपनी बहन की जगह बैठ गई। डिवोर्स नहीं हुआ था दोनों का, वह दोनों हस्बैंड वाइफ थे। आयशा और अरहान अभी भी हस्बैंड वाइफ थे और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था दोनों में। हालांकि अरहान उसे भले ही वाइफ नहीं मानता था, लेकिन फिर भी दुनिया की नज़र में, कानून की नज़र में वह हस्बैंड वाइफ थे, तो दूसरी शादी जायज नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अरहान दूसरी शादी कर रहा था स्नेहा से। क्या वाकई आयशा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या वाकई उसके लिए उसकी बीवी कुछ मायने नहीं रखती? पहली शादी कुछ मायने नहीं रखती? उसकी नज़र में कानून कुछ मायने नहीं रखता? जो ऐसी हरकत कर रहा था वह उसे बीच काफी लंबी खामोशी थी और आयशा को खामोश देखकर एक बार फिर से सुनंदा ओबरॉय ने आयशा को देखते हुए बड़े ही नफरत के साथ कहा, किसी पत्नी हो तुम, तुम्हारा पति तुम्हारे होते हुए भी दूसरी शादी कर रहा है तो उसे दूसरी शादी और दूसरी बीवी का सुख तुम उसे देने नहीं दे रही हो। वह तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता, वह तो इस रिश्ते को मानता भी नहीं है, तभी तो वह दूसरी शादी करने जा रहा था। लेकिन तुमने फिर से वही हरकत की जैसे पहली दफा की थी। धोखे से स्नेह की जगह लेकर तुमने पहली दफा भी आराम से शादी की थी और आज भी तुमने वही काम किया है। कितनी नीच हो तुम, कितनी गिरी हुई हो तुम।
अपनी माँ की मुंह से ये सब अल्फाज सुनकर आयशा जो रो रही थी वह अपनी माँ को देखते हुए, कैसी माँ है आप, मैं आपकी बेटी हूँ, सही औलाद हूँ, मैं आपकी खून का रिश्ता है, अपनी मुझे अपने कोख में 9 महीने रखा है, और अगर माँ आपके जैसी होती है तो मुझे माँ नहीं चाहिए। और आप सब कुछ शिकायत है ना मुझसे कि मैं अपने पति को दूसरी शादी करने से रोका, तो अब कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अभी रिश्ते को अरहान सिंह राजपूत को इस बेफिजूल और भी मतलब के रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। इतना कहकर उसने अपने सामने खड़े अरहान को देखा, जिसकी हाइट तकरीबन 6 फीट की और उसकी आंखें गहरी नीली थी, और नीली आंखों में देखते हुए आयशा एक शब्द पर जोर देते हुए कहते हैं, बहुत शौक है ना आपको एक बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी लाने का, तो शौक से पूरा करिए अरहान सिंह राजपूत अपना ये शौक, क्योंकि मैं आपको अब इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने माथे का सिंदूर मिटा दिया और अपने गले में पहने मंगलसूत्र को निकालकर फेंक दिया। अरहान जो उसके सामने खड़ा था, आयशा के इस क्रिया से न जाने क्यों वह अपनी जगह स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी कोशिशें के बाद भी उसकी बीवी ने उसे नहीं छोड़ा, लेकिन जब आज वह उसे छोड़ रही थी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे वही वह लड़की जो जिसने नीली साड़ी पहनी थी, वही ये सभी नजारा देखकर उसकी होठों पर एक मुस्कुराहट थी, और उसकी मुस्कुराहट आयशा ने देख ली थी, और वह स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लाकर कहती है, आज से आप सभी आज़ाद है, एक बेटी एक बहन एक बीवी के रिश्ते से मैं आप सभी को आज़ाद करती हूँ। ना ही मैं किसी की कुछ लगती हूँ और ना ही कोई मेरा कुछ लगता है, सब कुछ यही कदम। ऐसा कहकर वह अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं परिवार वाले जितने भी लोग खड़े थे, आयशा के मुंह से यह सभी अल्फाज सुनकर अपनी जगह पर एकदम जड़ हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आयशा उन्हें ऐसा कह रही है, लेकिन फिर भी वह उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और अपने कदम मोड़ देगी। उससे पहले ही अरहान की एक तेज आवाज उन लोगों का ध्यान खींच लेती है। अरहान जिसका एक सेकंड के लिए आयशा से ध्यान जाता था और वह वापस देखा है तो आयशा खाई में कूद चुकी थी, और अरहान यही देखकर चिल्लाया था, व्हाट द हेल, ये कैसे स्टोरी है कि यही कहानी का अंत है? अरे क्या बकवास कहानी है। जब इस लड़की को मालूम था कि उसका पति उसका नहीं है, उससे मोहब्बत नहीं करता है, तो बेमतलब के रिश्ते से पहले ही आजाद हो जाना चाहिए था, पहले ही सबसे अलग हो जाना चाहिए था। बेवजह इसे अपनी लाइफ गंवानी पड़ी। ऐसा कहकर एक लड़की ने बुक को बंद करके जोरों से कर की बैक सीट पर फेंक दिया। तो लिए इंट्रोडक्शन हो जाए, इनका नाम है आन्या मालिक, और यह एक बिजनेस वुमेन के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन भी है, और यह एक बिजनेस मीटिंग से लौट रही थी और इन्होंने एक नवल पढ़ी जिनका नाम था समवन प्लीज लव में। नवल का नाम ही बहुत ही अट्रैक्टिव लगा यूज, इस वजह से उसने कहानी पढ़ने का सोचा, लेकिन जिस तरह से वह कहानी पढ़ रही थी और जिस तरह से कहानी का एंडिंग हुआ था, वह काफी नाखुश थी इस एंडिंग से। हालांकि अन्य अनाथ उसे कभी कभी फैमिली की कमी महसूस नहीं हुई, नहीं वह महसूस करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी जिनके पास फैमिली होती है वह किस्मत वाले होते हैं, जिनके पास नहीं होती वह भी किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर लिखा होता है जो उसके पास उसकी पूरी फैमिली बनकर रहता है। वह खुद में बात करते हुए कह रहे थे, फैमिली ऐसी होती है तो अच्छा है, मेरे पास फैमिली नहीं है और ना ही मुझे चाहिए फैमिली, अगर फैमिली ऐसी हो तो मैं अनाथ ठीक हूँ। और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वह वैसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा है फैमिली नहीं है, लेकिन मोहब्बत भी मुझे बात कमल हुई है और यार भी मुझे बेमिसाल मिला था। ऐसा कहकर वह अपनी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों के सामने एक शख्स का चेहरा आकर गुजर जाता है, उसकी गहरी नीली आंखें जो इस बात की गवाह थी कि वह उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वह अपनी आंखें झटके से खोलता है तो उसकी आंखों में आंसू थे कि वह अपनी मोहब्बत को याद कर रही थी। आज तो इस बात के थे कि वह अपनी मोहब्बत से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वह चाहती थी कि उसकी फैमिली हो, वह अपनी फैमिली बनाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने लाइफ में एक ऐसे शख्स को एंट्री दी जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन एक हादसे में अन्य की मोहब्बत थी और अन्य फिर से अनाथ हो गई और उसने डिसाइड किया कि वह दोबारा कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। ये सब सोचकर ही अन्य की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने हाथों से बड़ी बेरहमी के साथ अपने आंखों से आंसू पूछकर सामने देखने लगती है, और सामने देखते हुए वह एक ही बात कहती है, उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। ऐसा कहकर वह पूरा ध्यान अपना ड्राइविंग पर लगा देती है। अभी वह ड्राइविंग कर ही रही थी कि अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि कार की ब्रेक फेल है और वह काफी स्पीड में कार चल रही थी और कार जाकर तुरंत एक पेड़ से टकराती है और उसका सर डैशबोर्ड से टकराते हुए स्टीयरिंग पर लगता है, जिसकी वजह से उसके सर से काफी खून बहने लगता है और वह अपनी आंख के आंधी बंद करते हुए पूरी बंद कर लेती है और इसी के साथ वह इस दुनिया को अलविदा कह देती है। लेकिन वह अलविदा कहने से पहले एक बार फिर उसकी आंखों के सामने इस शख्स का चेहरा आता है जिससे वह बेपनाह मोहब्बत करती थी। वह शख्स उसे देखकर मुस्कुराता है और अन्य भी उसे शख्स को देखकर मुस्कुराती है और इसी के साथ वह अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देती है।
रीबॉर्न। आन्या मलिक की जब आंखें खुली तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह अनजान जगह कोई और नहीं, एक बाथरूम का बाथटब था। वह पानी में डूब रही थी। अचानक ही वह एक झटके के साथ पानी से बाहर आती है और इसी के साथ वो काफी गहरी गहरी सांस लेने लगती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जब वह पानी में थी तो उसे अपनी सांस घुटती हुई महसूस हो रही थी। वह बाथटब से निकालकर अपने कदम मिरर की तरफ बढ़ा देती है। मिरर की तरफ जाकर वह पहले खुद का चेहरा देखते हैं। खुद का चेहरा देखकर वह काफी हैरान हो जाती है। खूबसूरत चेहरा, गहरी काली आंखें और आंखों पर काजल का पहरा, ऊपर से घनी पलके और हल्के चब्बी चीक्स, बॉडी एकदम परफेक्ट। वह खुद को आईने में देख रहे थे। आईने में काफी देर तक देखने के बाद वह अपनी नजर पूरे वॉशरूम की तरफ घूमती है तो वह पूरा वॉशरूम काफी खूबसूरत था और काफी बड़ा भी था। वह वॉशरूम को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और वह वैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करती है और बाहर निकल जाती है। वह जैसे ही रूम में दाखिल होती है तो उसकी नज़र पूरे रूम में जाती है। वह रूम काफी लग्जरियस और काफी बड़ा था। उसे रूम में हर एक चीज बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट तरीके से रखी गई थी। उसे रूम को देखकर ही लग रहा था वह रूम किसी बड़े विला का एक लग्जरियस रूम है। रूम को देखकर वह गहरी सांस लेती है और रूम के बगल में ही एक और डोर था। वह स्लाइड डोर था। वह स्लाइड डोर ओपन करती है तो वह एक बहुत बड़ा और लग्जरियस वॉक इन वार्डरोब था, जिसमें हर फेस्टिवल, हर ऑक्शन के लिए ड्रेस रखी हुई थी। हर तरह के पस सैंडल रखे हुए थे। वह अपने कदम उसे तरफ बढ़ा देती है और जाकर एक सिंपल सा सूट लेती है जो कि एक चिकनकरी सूट था और डंबल और प्लाजो के साथ वह उसे चेंज करती है। चेंज करने के बाद वह बाहर आती है तो न जाने क्यों उससे बहुत कमजोरी सी फील हो रही थी, लेकिन वह अपने कदम उसे रूम से बाहर की तरफ निकाल देती है तो पूरे विला में सन्नाटा था और विला में सन्नाटा देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह है कहाँ। इतना तो समझ गई थी वह कि उसका रिबॉन हुआ है, लेकिन वह है कहाँ ये चीज वह समझ नहीं पा रही थी। वह नीचे पहुंचती है और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद वह उसकी नजर टेबल पर रखे हुए कुछ ब्रेकफास्ट पर जाती है और केलॉग एस और मिल्क पर जाती है तो वह एक बॉल में क्या डॉग्स लेकर उसमें मिल्क डालकर आराम से उसे खाती है और उसके बाद जब उसे लगता है कि हाँ उसका पेट भर गया है तो वह अपनी जगह से खड़ी होती है और उसे पूरे विल को देखने लगते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर वह पूरे विल को देखते हैं तो वह रॉयल ब्लू और का व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन कलर का विला बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हर एक चीज वहां बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट तरीके से रखी गई थी। बिना ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन हाँ इतना भी छोटा नहीं था। वहां की हर एक चीज बहुत ही डिसेंट वे में रखी गई थी। जैसे उसे विला के मालिक को बहुत ज्यादा चीजों का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी चीज वहां रखी थी वह सभी चीज बहुत ही एक्सपेंसिव और कीमती थी। वह पूरी जगह घूम घूम कर देखती है। देखने के बाद उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक जाती है जहां पर एक बहुत बड़ी सी फैमिली फोटो फ्रेम लगी हुई थी। उसे फैमिली फोटो फ्रेम को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और इस फैमिली फोटो के केंद्र में लिखा हुआ था ओबरॉय फैमिली। नाम को पढ़कर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ पुरानी चीज रेल की तरह घूमने लगती है, जैसे एक औरत का एक 4-5 साल की बच्ची को घसीटकर उससे बड़े से मिला से बाहर करना और वह बच्ची का रोना भी लगाते हुए सबसे कहना। और उसके बाद कुछ सालों बाद का सीन, एक लड़की को किसी ने बहुत बुरी तरीके से बेल्ट से मारा था। ये सभी सीन उसके दिमाग में घूमने लगता है और वह अपना दिमाग पकड़ लेती है और अचानक ही कुछ चीज है बहुत ही तेजी से उसके दिमाग में घूमने लगती है और वह इन सब चीजों से संभाल नहीं पाती। अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। बेहोश होकर गिरी ही थी कि वहां काम कर रहे हैं लिविंग हॉल में कुछ सर्वेंट, जो कि फीमेल सर्वेंट थी। उनकी नजर जैसे ही उसे लड़की पर जाती है तो वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद दौड़कर उसे लड़की के पास जाती है और उसे उठाकर सोफे पर लेटाती है और उसके बाद हाथ में पानी लेकर उसकी चींटी उसके चेहरे पर डालते हैं। लेकिन उसे लड़की को होश नहीं आ रहा था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उसे लड़की को होश नहीं आ रहा था। तो एक सर्वेंट जो फीमेल सर्वेंट थी वो फौरन पास की ही टेबल पर रख एक फोन को उठती है और एक नंबर डायल करके उसे लड़की की कंडीशन बताती है। तो उधर से कुछ कहा जाता है जिसके बदले में वह फीमेल सर्वेंट फोन रख देती है। रखने के बाद दूसरी फीमेल सर्वेंट को देखकर कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो रहा है और काफी वीक भी है, तो हो सकता है और थोड़ी देर में होश आ जाएगा, इन्हें ऐसे ही लेटे रहने देते हैं। 2. शांति माँ और नन्ही सज्जान। तकरीबन 2 घंटे के बाद वह लड़की जो सोफे पर लेटी थी अचानक से वह उठकर बैठ जाती है। उसकी सांस भरी थी, वह गहरी गहरी सांस ले रही थी जैसे उसने न जाने कैसा सपना देखा हो। एक बार की वह अपने सर पर हाथ रखकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, मतलब मैं उससे एक्सीडेंट में मेरी नहीं, मेरा रिबॉर्न हुआ है। वह भी कहानी की दुनिया में, क्या बकवास है, मैं कैसे इस कहानी की दुनिया में आ सकती हूँ, मुझे नहीं जीनी है जिंदगी, वह भी एक ऐसी लड़की की शरीर में जो खुद का स्टैंड नहीं ले सकती। यार मैं कैसे करूंगी सब कुछ। और फिर ऊपर बड़ी बेबसी के साथ देखते हुए भगवान जी से शिकायत करते हुए कहती है,
भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको जन्म देना ही था तो मुझे किसी और के शरीर में देते ही। यह क्या है, मैं किसके शरीर में आई हूँ? आयशा ओबरॉय, जो ओबरॉय फैमिली की बेटी है, लेकिन उसे कभी हक नहीं मिला अपनी बेटी होने का, और ना ही कभी ओवरऑल फैमिली ने उसे अपनी बेटी मन नहीं, कभी एक बेटी बहन और यहाँ तक कि बीवी का भी दर्ज नहीं मिला है। मैं कैसे सब कुछ करूंगी? मुझे नहीं झेल जाते ये सब रिश्ते। फिर कुछ देर रुककर दोबारा अपना सर नीचे झुककर बड़ी रुआसी आवाज में कहती है, आप जानते हैं ना, मेरी कभी कोई फैमिली नहीं रही है उस दुनिया में। मैं इन सब रिश्तों पर विश्वास नहीं रखती, और जिस तरह से इस लड़की को दुख और दर्द तकलीफें मिली है, उसी तरह से मैं ये सब चीज हैंडल नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचकर वह अपनी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आकर गुजर जाता है। उसे चेहरे को देखकर अन्या यानी कि आयशा जो थी, वह गहरी सांस लेती है और खुद से ही कहती है, अब इस दुनिया में आ गए हैं तो यहाँ ही सही, इस दुनिया के ही होकर रह जाएंगे, और मैं सब चीज हैंडल करने की पूरी कोशिश करूंगी। जो चीज मेरे बस में होगी कि मैं उसको सही करता हूँ तो मैं पूरी शिद्दत के साथ उसे सही करूंगी, लेकिन अगर वह चीज मेरे हक में नहीं है तो मैं उसे चीज से, उन रिश्तों से दूर रहना बेहतर समझूंगी। ऐसा कहकर वह याद करती है कि कब कैसे क्या हुआ है और वह इस वक्त नवल के कौन से पड़ाव पर है। बहुत याद करने पर उसे याद आता है कि आज से एक हफ्ते बाद अरहान सिंह राजपूत की एंगेजमेंट थी, और राजपूत विला में जब अरहान के एंगेजमेंट की बात हो रही थी तब आयशा वहीं मौजूद थी, और कल ही तो बात हुई थी, और अपने सामने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी का जिक्र सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। वह चाह कर भी किसी को कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसके फैमिली वाले, ना सही उसके ससुराल वाले ने सही, काम से कम उसका हस्बैंड तो उसे समझेगा, लेकिन उसके हस्बैंड ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, और ना ही वह कहना चाहता था। वह खामोशी से सब कुछ देख रहा था, जो हो रहा था होने दे रहा था, जैसे सभी चीजों में उसकी रजामंदी शामिल हो। और आयशा कल ही गुस्से में अरहान से बाकी सब फैमिली वालों से लड़ाई करके निकली थी और यहाँ अपने पर्सनल विलाई थी। इस विला के बारे में किसी को भी नहीं पता था, और ना ही आयशा ने कभी किसी के सामने इस विला का जिक्र किया था। आयशा की ऐसी बहुत सी हिडन आइडेंटिटी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन वह हमेशा सबसे सच छुपा कर रही है। लेकिन कल जब वह बहुत अकेला फील कर रही थी तो वह अपने विला आने के बाद उसने अपने रूम में जाकर अपने बातब में ही जान देने की कोशिश की। तब तो यहाँ इस विला में काम कर रही फीमेल हेड सर्वेंट ने, जो आयशा की बेहद करीब थे और आयशा भी उनके बेहद करीब थी, वह आयशा को रूम में बुलाने गई थी। लेकिन जब रूम में गई तो आयशा में कहीं नहीं मिली, लेकिन उन्होंने वॉशरूम चेक किया तो वहाँ आयशा डूबती हुई मिली। उन्होंने उससे बचा लिया था, और आयशा को जब सुबह होश आया तो उसने दोबारा खुद की जान लेने की कोशिश की। इस वक्त आयशा की डेथ हो गई और आयशा की बॉडी में अन्य की सोल आ गई। अब से अन्य को आयशा ही कहेंगे। ये सब सोकर आयशा जो सोफे पर बैठी हुई थी वह गहरी सांस लेती है और अपनी जगह से उठती है तो उसकी नज़र उसे पूरी लिविंग हॉल की तरफ जाती है, जहां कोई भी नहीं था, लेकिन किचन से कुछ आवाज जरूर आ रही थी, और वह किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी काफी। और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी थी कि उतने में आयशा की केयरटेकर, इस घर की फीमेल हेड सर्वेंट यानी कि शांति माँ आती है। उनके हाथ में इस वक्त हेल्दी खाना था, वह लाकर आयशा के आगे रख देती है। आयशा एक नज़र उठाकर उन्हें देखते हैं मुस्कुराते हुए, और शांति मन भी उसे देखकर मुस्कुराते हैं, और आयशा के सामने ही चेयर पर बैठकर उसे अपने हाथ से खिलाने के लिए एक बाइट तोड़कर उसके तरफ अपने हाथ बढ़ा देती है। आयशा पहले तो हैरान रहती है, लेकिन वह जब उनके हाथ में उसे बीते को देखते हैं तो वह भी अपना मुंह खोलकर वह खा लेती है। ऐसे ही शांति माँ उसे खिलाती रहती है, लेकिन आयशा की आंखों में अब नामी बनने लगी थी, क्योंकि पिछले जन्म में भी कभी किसी ने उसे इतना प्यार नहीं किया था, ना ही कभी किसी ने उसकी इतनी करे की थी जितना शांति माँ सामने बैठी थी। और शांति माँ अपने हाथों से आयशा को खाना खिला रही थी। ये देखकर आयशा की आंखों में आंसू जो नामी बने थे वह आंखों से लुढ़ककर गाल पर आ जाते हैं। वही शांति माँ उसे ऐसे देखकर गले लगा लेती है और प्यार से कहती है, नहीं लाडो, इस तरह से नहीं रोते, रोने से कुछ नहीं होता, रोने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा बेटा। तुझे फैसला करना होगा अपनी जिंदगी का। तू ऐसे कब तक खुद को तकलीफ देगी, और तेरे पेट में पहले ही नन्ही सी जान यूं ही सजा देगी तू। आयशा जो रो रही थी वह शांति माँ की बात सुनकर उनके गले लग जाती है। हाँ, उसे रियल आयशा की भी तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन शांति माँ की बात सुनकर वह शांति मन से दूर होती है, और उन्हें एक नज़र देखी है तो शांति माँ उसे देखते हुए उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, हाँ मेरा बच्चा, तू अब अकेली नहीं है, तेरे साथ तेरा अंश तेरे अंदर पहले है। तुझे खुद की नहीं तो कम से कम उसे नन्ही सी जान की तो फिक्र करता है। खुद को यूं तकलीफ देकर उसे क्यों बेवजह मारना चाहती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शांति माँ की बात सुनकर आयशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह आंखें फाड़कर शांति माँ को देखने लगती है। वह प्रेगनेंसी, आयशा प्रेग्नेंट है, ये सोचकर ही उसे एक अजीब सी अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन एक डर भी लग रहा था। वह प्रेग्नेंट है, ये कैसी मतलब क्या चमत्कार था, वह खुद समझ नहीं पा रही थी।
कहाँ वह ये सोच रही थी कि उसे दुनिया में तो उसे कभी फैमिली और प्यार नहीं मिला और यहाँ आए तो यहाँ भी फैमिली और प्यार नहीं था, लेकिन अपना कहने के लिए भगवान जी ने उसे एक छोटी नन्ही सी जान दी थी। यह सोचकर ही वह काफी खुश हो रही थी और उसे रोना भी आ रहा था, उसकी आंखों से आंसू लबालब भी जा रहे थे। ड्रीम विला, यही नाम था उस विला का जहां इस वक्त आयशा रुकी हुई थी। यह विला उसी का था। असल में आयशा एक बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन भी थी, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के आंखों पर अंधे प्यार की पट्टी चढ़ती है तो वह अपना सब कुछ छोड़ देता है। उसे अच्छे बुरे की कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं होती। यही हुआ था ऐसा के साथ जब उसे अरहान से मोहब्बत हुई थी। अरहान तो मुंबई का नंबर बस बिजनेस था और उसके साथ ही उसकी एक और आइडेंटिटी थी, वह था एक अंडरवर्ल्ड किंग। एशिया में उसकी कंपनी नंबर 1 पर स्टैंड करती थी और यही वजह थी कि वह काफी लो प्रोफाइल पर्सनली रहता था। साथ ही उसकी एक और आइडेंटिटी थी जो कि राजस्थान के हुकुमसा की थी। राजवंश और ओबरॉय फैमिली का इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर में होगा, लेकिन थोड़ा आगे चलकर। अब आते हैं कहानी पर। शांति माँ ने जब से आयशा से यह कहा था कि वह अकेली नहीं है, उसके पेट में भी उसके अंदर एक नन्ही जान पड़ रही है, ये सोचकर ही उसे एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा ठहराव अपनी जिंदगी में महसूस हो रहा था। ये सोच सोचकर ही उसकी आंखें नम हो रही थी कि अब उसकी जिंदगी में कोई तो है जिससे वह अपना कहेगी, जो उसका अपना होगा, जो उसके वजूद से जुड़ा होगा, जो उसकी जिंदगी में मायने रखता होगा। आयशा इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने पेट पर हाथ रखकर नाम आंखों से शीशे में देख रही थी। उसकी नाम आंखें साफ बयां कर रही थी कि वह बहुत खुश है, वह बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी जिंदगी में कोई तो आ रहा है जो सिर्फ उसका होगा, जो सिर्फ उसके वजूद से जुड़ा होगा। उसकी फैमिली होगी, वरना ऐसा नहीं कभी नहीं सोचा था कि उसकी फैमिली होगी और यहाँ कर उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। आयशा आईने में खुद को देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखते हुए खुद से कहती है, भगवान जी ने मेरी सुन ली, उन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा है। मेरे पास परिवार नहीं है कोई, लेकिन मेरे पास परिवार के नाम पर सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हारा परिवार। हम दोनों एक दूसरे की जान बनेंगे, एक दूसरे की दाल बनेंगे। मैं वादा करती हूँ मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी जो तकलीफ मैं नहीं जी लिए और इस आयशा ने झेली है अपनी फैमिली को लेकर, कभी तुम्हें नहीं होगी। तुम हमेशा खुश रहोगे। ऐसा कहकर आयशा नम आंखों के साथ मुस्कुराती है और वह खुद को कुछ देर तक आईने में देखती रहती है और फिर देखते हुए खुद से ही कुछ निश्चय करती है और कहती है, बस बहुत हो गया है। जिस रिश्ते में जोर जबरदस्ती हो, जिस रिश्ते में अपने पार्टनर के लिए लॉयल्टी और सच्चाई ना हो, उसे रिश्ते में ज्यादा रुकना सही नहीं है। ऐसा कहकर वह अपनी आंखों से आंसू को साफ करती है और अपने कदम एक वार्डरोब की तरफ बढ़ती है। वहां से जाकर उसे वार्डरोब को ओपन करके उसमें से एक पेपर निकलती है। उससे पेपर पर साफ साफ लिखा हुआ था डाइवोर्स एग्रीमेंट। डाइवोर्स एग्रीमेंट को देखकर उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन ना के बराबर थे और वह उसे पेपर को लेकर अपने हाथ में वही खड़ी रहती है और उसके बाद वह जैसे ही ओपन करती है तो सबसे पहले एक साइड एक एरिया में उसे अरहान की सिग्नेचर दिखाई देती है। ये देखकर आयशा गहरी सांस लेती है और उसके बाद वह भी पेन लेकर सिग्नेचर कर देती है और सिग्नेचर करने के बाद वह अपने बेड के साइड रखे हुए स्टॉल पर एक फोन रखा हुआ था, उससे फोन को उठती है और एक नंबर डायल करती है। नंबर डायल करने के बाद उधर से कोई लड़का जिसकी भरी आवाज थी वह फोन पिकअप करता है तो इधर से आयशा बस कुछ चीजों का ऑर्डर देता है उसे और उसके बाद कॉल कट कर देती है और उसके बाद उसे पेपर को देखते हुए गहरी सांस लेती है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, अभी वक्त नहीं है इन सभी चीजों का और नहीं अभी वक्त है बदला लेने का। ऐसा नहीं है कि मैं बदला नहीं लूंगी, आयशा के साथ जो कुछ भी हुआ है बदला सबक लिया जाएगा और बड़ी बेदर्दी के साथ लिया जाएगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। अभी मुझे खुद के लिए भी वक्त चाहिए और यह जो नहीं जान है इसको भी मैं कुछ होने नहीं दे सकती, इसलिए मेरा यहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसा कहकर वह अपने रूम से बाहर आती है और अपने रूम से बाहर आने के बाद वो लिविंग हॉल में देखती है अपने ऊपर के फ्लोर से ही तो शांति माँ उससे लिविंग हॉल में नजर आती है। शांति माँ को देखकर आयशा कहती है, शांति माँ पैकिंग कर लीजिए, हम लोग यहाँ से जल्द शिफ्ट हो रहे हैं। शांति माँ ऐसे अचानक आयशा का सवाल सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि आयशा अक्सर है जब से उसने अरहान से शादी की थी तब से वह इस ड्रीम विला में लगभग ना के बराबर ही आती थी और इसके बारे में वैसे भी किसी को नहीं पता था, लेकिन वह यहाँ नहीं रहना चाहते थे। यहाँ रहती तो अरहान जरूर पता लगा लेता कि आयशा है कहाँ, इसलिए वह इन सभी चीजों को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से दूर जाना चाहती थी क्योंकि अभी उसे खुद के लिए वक्त चाहिए था और जो उसके अंदर पाल रही है नन्ही सी जान उसके लिए भी चाहिए था। इन सब में उसे नन्ही सी जान को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई छोटी नहीं है, काफी लंबी है और उसे लड़ाई लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाना था। आयशा अपने रूम में आती है, थोड़ी देर में वह एक पेपर में कुछ लिखकर उसे डिवोर्स एग्रीमेंट फाइल पर रख देती है और उसके बाद नीचे की तरफ चली जाती है।
वह जब नीचे आती है तो लिविंग हॉल में एक 26-27 साल का लड़का वहां मौजूद था। उसे लड़के को देखकर आयशा के कदम रुक जाते हैं। उसे लड़की को देखते हैं जिसे वह लगभग पहली दफा देख रही थी, लेकिन वह लड़का अपने सामने खड़ी आयशा को देखकर उसकी आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि यह लड़का कोई और नहीं आयशा का असिस्टेंट था और उसका नाम था आर्यन रहेजा। यह आयशा का असिस्टेंट भी था और बहुत अच्छा दोस्त भी था। वह अपने कदम आयशा की तरफ बढ़ा देता है और आयशा के गले लग जाता है। आयशा भी उसे अपनी गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं और आयशा आर्यन की तरफ एक फाइल बढ़ा देती है। उसे फाइल को देखकर आर्यन कंफ्यूज नजरों से आयशा को देखने लगता है, तो आयशा उसकी कंफ्यूजन क्लियर करते हुए कहती है, तुम सही कहते थे आर्यन, जबरदस्ती के रिश्ते में रहना और जबरदस्ती रिश्ते में किसी को बांधे रखना बहुत गलत है, इसलिए मैं जबरदस्ती के रिश्ते से अरहान को आजाद कर रही हूँ। और तुम ये फाइल है जाकर अरहान को दे देना। और इस फाइल में एक लेटर भी है, वह लेटर 2 है और एक ओबरॉय फैमिली को देना, एक अरहान को देना। आयशा इतना कहकर मुस्कुराती है तो आर्यन भी उसकी बात पर मुस्कुरा देता है और उसके बाद आयशा शांति माँ की तरफ देखती है जो लगभग एक सूटकेस लेकर तैयार थी और ऐसा भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और अपने कदम वहां से बाहर की तरफ बढ़ा देती है। बाहर जाने के बाद बाहर एक कर खड़ी थी। कर में बैठकर आयशा, आर्यन और शांति माँ तीनों बैठ जाते हैं और उसके बाद उनकी कर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। आयशा और दादाजी की बात अब आगे। आयशा इस वक्त शांति माँ और आर्यन के साथ अपनी कर में बैठकर उसकी कर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। वह दोनों की कर कुछ ही पल में आकर एयरपोर्ट के बाहर रुकती है। आर्यन उस सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही आयशा उसके सवालों को समझकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा सवाल क्या है, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब अभी तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा। ऐसा कहकर आयशा कर से उतर कर शांति माँ की तरफ देखती है तो शांति मन भी कर से उतर जाती है। आर्य भी कर से उधर जानता है। वह तीनों एक जगह खड़े ही हुए थे कि थोड़ी देर में एक कर आकर वहां रुकती है और उसका गेट ओपन होता है और गेट ओपन होने के बाद उसमें से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिनकी आगे यही कोई 65 साल की थी, वह अपनी छड़ी के सहारे बाहर आते हैं और उन्हीं के साथ एक जिनकी उम्र 45 साल की थी, वह शख्स बाहर आते हैं। बड़े वो बात करें उनकी, यह कोई और नहीं आयशा के दादाजी कुलभूषण ओबरॉय है और उनके साथ जो है वह उनके पर्सनल असिस्टेंट राम आचार्य है। ये दादाजी के बहुत भरोसेमंद आदमी है। दादाजी अपनी छड़ी के सहारे आयशा के पास आते हैं। आयशा उन्हें देखती रहती है और अपने कदम उनकी तरफ बढ़कर गले लग जाती है। यह इमोशन अन्य की नहीं, पुरानी आयशा के थे, जो अपने दादा को देखकर वह खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए और दादाजी के गले लग गई और रोने लगी। दादाजी भी उसे अपने गले लगाए हुए थे। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। उसकी रोने की आवाज जब वह सुनते हैं तो दादाजी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वह भी जानते थे कि आयशा के साथ अच्छा नहीं हुआ है, बुरा ही हुआ है। दादाजी आयशा को संभालते हुए कहते हैं, रोने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं खुश हूं कि तुमने कम से कम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखकर तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तुम यहाँ से दूर जा रही हो, बस खुद का ख्याल रखो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ओबरॉय फैमिली से दूर रहकर खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी प्यारी पोती सुकून में रहे, खुशियों से मिलती रहे, भगवान से यही दुआ है। ऐसा कहकर दादाजी आयशा को देखते हैं, जिसे अब रोना बंद कर दिया था। वह खुद पर ही हैरान थी कि वह अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, लेकिन वह समझ गई थी कि यह उसके नहीं आयशा के इमोशन है जो अपने दादाजी को सामने देखकर बयान कर रही थी। आयशा दादाजी की तरफ देखती है और आर्यन के हाथ में जो फाइल थी उससे फाइल को लेकर दादाजी के हाथ में देखते हुए अपनी आवाज में रहती है, दादाजी आप यह शायरी ओबरॉय फैमिली एंड राजपूत फैमिली को मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट दीजिएगा और यह फाइल खासतौर से श्री अरहान सिंह राजपूत के हाथ में दीजिएगा। वह बहुत खुश होंगे। वह तो क्या, दोनों फैमिली के सारे मेंबर बहुत खुश होंगे इस चीज को देखकर, क्योंकि मैं उनकी वह मांगी मुराद पूरी कर दी है जो उन्होंने मुझे करी थी। ऐसा कहकर आयशा एक गिफ्ट बॉक्स और एक सूटकेस और एक फाइल जो कि डाइवोर्स एग्रीमेंट था वह दादाजी को दे देती है। दादाजी उसे एग्रीमेंट को साफ देख सकते थे, क्योंकि वह फाइल ट्रांसपेरेंट थी फाइल का कर, तो इस वजह से उसे अंदर रखे हुए पेपर साफ देखकर दादाजी गहरी सांस लेते हैं और उसे फाइल को एक नजर देखकर आयशा को देखते हैं, जिसकी आंखों में उन्हें गहरी उदासी दिखाई दी थी। ये देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और आयशा को देखकर कहा, बिल्कुल बच्चों में दे दूंगा वहां पर सब कुछ सब लोगों को, लेकिन तुम ये सब छोड़ो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम खुद का ख्याल रखो। अब जब तुम इस रिश्ते से आजाद हो रही हो तो मैं चाहूंगा तुम हमेशा खुश रहो, कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ ना हो और मजबूत और ऐसे ही अपनी हक के लिए आवाज उठाओ। दादाजी की बात सुनकर आयशा की आंखें एक बार फिर नाम हो जाती है। वह दादाजी के गले लगते हैं और गले लगने के बाद दादरी से दूर होती है और फिर उसने रामाचार्य जी की तरफ देखा। रामाचार्य जी भी आयशा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हमेशा से देखा था कि आयशा को किस तरह से ओबरॉय फैमिली ट्रीट करती है। इक्का दुक्का लोग ही थे ओबरॉय फैमिली में जो आयशा को प्यार करते थे। एक दादाजी, एक आयशा की बुआ जी। आयशा की आशा से बहुत प्यार करती थी।
लेकिन वह अभी इस हालत में नहीं थी कि वह अपने भतीजे के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल पाते। दादाजी शांति माँ की तरफ देखते हैं। शांति मन वहीं खड़ी थी, दादाजी तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए बस इतना ही कहते हैं, मेरी लाडो, मेरी आयशा को इतना ही प्यार दीजिएगा जितना उसे कभी किसी से मिला नहीं है। मैं जानता हूँ आप हमेशा से ही उसकी सुख दुख की साथी रही है, बचपन से ही आपने उस पल है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हर पल उसके साथ रहे, कभी उसे अकेला ना छोड़े, कभी उसे किसी की कमी महसूस न होने दे। शांति माँ जो वही खड़ी थी, दादाजी की बात सुनकर वह दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है, कैसी बात कर रहे हैं आप बड़े मालिक, आप हमसे बड़े हैं, इस तरह से हमारे आगे हाथ मत जोड़ी है। रही बात ऐसा बिटिया की, तो आयशा बिटिया हमारी भी लाडो है, हमने भी बचपन से देखा है पल है उनको, हमें बहुत अच्छे से पता है कि वह किसी दर्द दुख से गुजरी है, इसलिए हम उनके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर शांति माँ ने भी हाथ जोड़ लिए। दादाजी आर्यन की तरफ देखते हैं तो आर्यन आगे आगे दादाजी का आशीर्वाद लेता है और दादाजी आर्यन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, आर्यन, तुमने कभी आयशा का साथ नहीं छोड़ा है और मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम कभी उसका साथ बिल्कुल भी मत छोड़ना। तुम उसके एक सच्चे और अच्छे दोस्त हो और हमेशा उसके सच्चे और अच्छे दोस्त बने रहना। आर्यन भी दादाजी की बात पर सहमति जताता है और उसके बाद आयशा एक बार फिर दादाजी के गले लगाती है। उनका आशीर्वाद लेकर शांति माँ, आर्यन और आयशा तीनों एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। वही दादाजी उन तीनों को तब तक देखते रहते हैं जब तक वह लोग एयरपोर्ट के अंदर नहीं चले गए। दादाजी काफी देर तक उसे दिशा में देखते रहते हैं। राम आचार्य जी भी दादाजी को देख रहे थे। वह दादाजी को कंधे से पकड़ लेते हैं तो दादाजी पलटकर राम आचार्य जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, राम, उसे बच्चों की कदर किसी ने नहीं की, किसी ने भी नहीं, ना मेरी खुद की औलाद नहीं, ना मेरी खुद की बीवी ने की, ना ही मेरी बहू ने की, किसी ने नहीं किया। आखिर में उन्होंने एक सबसे अच्छी औलाद को खो दिया और मेरी आयशा को इन लोगों ने अकेला कर दिया। ऐसा कहकर दादाजी ने जो अब तक खुद को संभाल रखा था, उनकी आंखों में आंसू जो अब तक नहीं थे लेकिन अब आंखों से गल तक का सफर तय कर लेते हैं और वह लड़खड़ा कर गिरते उससे पहले ही रामाचार्य जी उन्हें संभाल लेते हैं और संभालते हुए कर की तरफ ले जाते हैं और दादाजी की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बड़े मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ऐसा बिटिया जहां रहती तो और टूट जाती है और शायद वह खुद की जान भी ले लेती। कल ही मुझे डॉक्टर वर्मा का कॉल आया था, उन्होंने 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश की है। इससे अच्छा तो यही है ना कि वह यहाँ से चली जाए और उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे। वह सुरक्षित रहे, भले ही वह आपसे दूर रहे, लेकिन हमेशा सुरक्षित और खुश तो रहेंगे। दादाजी ने जब राम आचार्य जी के मुंह से यह बातें सुनी तो उन्हें गुस्सा आने लगा और वह काफी गुस्से में आ गए। वह जानते थे आयशा ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की है, वह जानते थे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। फैमिली इंट्रोडक्शन। अब आगे। आयशा के दादाजी वहां से जा चुके थे और आयशा आर्यन और शांति माँ के साथ अंदर एयरपोर्ट के अंदर जा चुकी थी। थोड़ी देर में बोर्डिंग का टाइम होता है और अनाउंसमेंट होती है तो वह लोग अपने कदम फ्लाइट की तरफ बढ़ा देते हैं। वह लोग फ्लाइट पर भी बैठ जाते हैं और आयशा जैसे जैसे अपने कदम फ्लाइट की तरफ बढ़ा रही थी, उसकी दिल की धड़कन है अचानक बढ़ रही थी और वह धड़कते दिल के साथ अपने एक हाथ पेट पर रखकर पीछे मुड़कर उसे पूरे शहर को देखते हैं। देखने के बाद वह आगे मुड़ती है और अचानक उसकी आंख में नमी आंसू आ जाते हैं और वह आंसू को साफ करते हुए गहरी सांस लेकर अपने कदम फ्लाइट के अंदर बढ़ा देती है। वही शांति माँ के हाथ में एक फोन था और वह उसे फोन को देख रही थी। उनकी नजरें बराबर फोन पर बनी हुई थी, शायद उनको किसी चीज का इंतजार था। वही आर्यन, वह तो बस आयशा को ही देख रहा था। उसकी आंखों में नमी, उसका पीछे मुड़कर पूरे शहर को देखना और फिर अपने पेट पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ाना, यह सभी चीज आर्यन ने बहुत अच्छे से नोटिस की थी। वह आयशा को देखते हुए कहता है, मैं कभी नहीं चाहता था कि तू उसे इंसान से शादी करे, तूने तो शादी के बाद उसे दिल लगा लिया। जब दिल किसी से लगता है ना तो दिल को बहुत तकलीफ होती है और वही तेरे साथ हो रहा है। तूने एक ऐसे इंसान से दिल लगाया है जिसको तेरी कदर भी नहीं है, तेरी अहमियत ही नहीं है उसकी नज़र में। और मैं जानता हूँ किसी से एक तरफा मोहब्बत करना और बदले में उसे मोहब्बत की उम्मीद करना, और जब वह उम्मीद टूट जाती है, पूरी नहीं हो पाती, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं सब समझ रहा हूँ तेरे हालत को। दादाजी से मैंने वादा किया है और शांति माँ ने भी वादा किया है, हम दोनों कभी तुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और मैं हमेशा तेरे हर सुख दुख में साथ रहूंगा, एक सच्चे और एक अच्छे दोस्त की तरह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मय अधिबोधक चिन्ह। ऐसा कहकर आर्यन गहरी सांस लेकर आयशा के साथ कदम से कम मिलते हुए वह लोग फ्लाइट के अंदर आ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इत्तेफाक कहीं या फिर ऊपर वाले की किस्मत, आयशा को विंडो सेट में आती है और वह विंडो सीट से उसे पूरे एयरपोर्ट को देख रही थी। थोड़ी ही देर में वह फ्लाइट उड़ान भरने लगती है और इसी के साथ पूरे मुंबई का नजारा उसे दिखाने लगता है। आयशा उसे गुजरते हुए मुंबई को देखकर खुद से कहती है, मैं वापस आऊंगी और अपने हर एक जख्मों का, हर एक आंसुओं का हिसाब लूंगी तुमसे। अरहान सिंह राजपूत। अपने हर एक जख्मों का, हर एक आंसुओं का हिसाब में लेना है ओबरॉय फैमिली से।
ऐसा कहकर आयशा उसे पीछे छूटे हुए मुंबई शहर को देख रहे थे। थोड़ी ही देर में फ्लाइट अपनी रफ्तार पकड़कर वक्त की गति के साथ चल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ दादाजी और राम आचार्य जी की गाड़ी आकर ओबरॉय विला के बाहर रुकती है। दादाजी राम आचार्य जी के साथ अपने कदम की तरफ बढ़ा देते हैं। यह मुंबई शहर का दूसरा सबसे बड़ा विला था। पहले सबसे बड़ा विला राजपूत फैमिली का था। आए बात कर लेते हैं ओबरॉय फैमिली और ओबरॉय विला के बारे में। यह विला बहुत बड़ा था। इंटरेस्ट गेट से इंटर होते हैं बहुत बड़ा सा फाउंटेन था और उसके अगल बगल काफी बड़ा सा गार्डन था और जी गार्डन में काफी खूबसूरत से फूल लगे हुए थे कई तरह के। और वही उसी रास्ते से सीधा होकर हवेली कब बना सके दरवाजा से इंटर करेंगे तो खूब बड़ा सा लिविंग हॉल था जिसमें झूमर लगा हुआ था। और उसी के बाद आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड पर 2 कमरे थे और उसी के साथ एक बड़ा सा किचन था। आगे जाकर एंड किचन के पास ही डाइनिंग टेबल थी काफी बड़ी सी और उसके लेफ्ट साइड लगातार 3 कमरे थे जिनमें से एक दादाजी और दादी जी का था और उनके बगल में उनके बड़े बेटे और बड़ी बहू का था। ओबरॉय विला या हवेली कह सकते हैं वह 2 से 3 फ्लोर की थी। ऑफ वाइट कलर के पत्थर की वह बहुत ही खूबसूरत सी हवेली थी। ये हो गई हवेली के बाद आते हैं हम फैमिली मेंबर पर। दादाजी का इंट्रोडक्शन हो चुका है फिर भी उनका नाम बता देते हैं। कुलभूषण ओबरॉय, उनकी बीवी कुंती ओबरॉय। इनके 4 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रथम ओबरॉय और उनकी बीवी का नाम है साक्षी ओबरॉय। इनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रियम ओबरॉय और दूसरी बेटी का नाम है सोनाक्षी ओबरॉय। आकाश ओबरॉय कुलभूषण जी के दूसरे बेटे का नाम है शैलेश ओबरॉय और उनकी बेगम का नाम है सुनंदा ओबरॉय। इनके भी 3 बच्चे हैं। दोनों लड़के हैं। लड़कों का नाम है अर्नव ओबरॉय और आयशा ओबरॉय। आयशा से बड़ी है स्नेहा ओबरॉय। यह आयशा से बड़ी है। आयशा घर में सबसे छोटी है और सबकी लाडली हमेशा से रही है लेकिन स्नेह के आने के बाद आयशा को कभी किसी को प्यार नहीं, सबकी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ स्नेहा को मिले। कुलभूषण जी की तीसरी बेटी है जिनका नाम है शिवानी ओबरॉय। यह शादीशुदा है और उनकी शादी हुई है राजपूत फैमिली में तो इनका इंट्रोडक्शन वही होगा। बट ये फिलहाल अभी कोमा में है। इनके बारे में आगे चलकर पता चलेगा। चौथे और सबसे छोटे बेटे कुलभूषण जी के, उनका नाम है शिवांग ओबरॉय। ये कुलभूषण जी के सबसे छोटे बेटे हैं। इन्होंने आज तक शादी नहीं की। यह एक एडवोकेट है और यह अपनी सबसे प्यारी भतीजी से बहुत प्यार करते हैं और जिसका नाम है आयशा। दादाजी अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो आज ओबरॉय हवेली को काफी अच्छी तरीके से सजाया गया था। सजाया भी क्यों न जाए, आज इस घर की बेटी यानी कि स्नेहा की मंगनी है अरहान सिंह राजपूत से। तैयारी काफी चल रही थी। दादरी जाकर एक नजर पूरे हवेली को देखकर गहरी निराशा में डूब जाते हैं। कहाँ वह अपनी दूसरी बच्ची का सुहाग एक ऐसी लड़की को दे रहे थे जिसके प्यार की झूठी पट्टी सभी परिवार वालों की आंखों पर बंधी हुई थी। यह सोचकर दादाजी आंखें नम हो जाती है और वह अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा देते हैं। 7 एक्सीडेंट एंड स्नेहा की नफरत। दादाजी का इंट्रोडक्शन हो चुका है फिर भी उनका नाम बता देते हैं। कुलभूषण ओबरॉय, उनकी बीवी कुंती ओबरॉय। इनके 4 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रथम ओबरॉय और उनकी बीवी का नाम है साक्षी ओबरॉय। इनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रियम ओबरॉय और दूसरी बेटी का नाम है सोनाक्षी ओबरॉय। आकाश ओबरॉय कुलभूषण जी के दूसरे बेटे का नाम है शैलेश ओबरॉय और उनकी बेगम का नाम है सुनंदा ओबरॉय। इनके भी 3 बच्चे हैं। दोनों लड़के हैं। लड़कों का नाम है अर्नव ओबरॉय और आयशा ओबरॉय। आयशा से बड़ी है स्नेहा ओबरॉय। यह आयशा से बड़ी है। आयशा घर में सबसे छोटी है और सबकी लाडली हमेशा से रही है लेकिन स्नेह के आने के बाद आयशा को कभी किसी को प्यार नहीं, सबकी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ स्नेहा को मिले। कुलभूषण जी की तीसरी बेटी है जिनका नाम है शिवानी ओबरॉय। यह शादीशुदा है और उनकी शादी हुई है राजपूत फैमिली में तो इनका इंट्रोडक्शन वही होगा। बट ये फिलहाल अभी कोमा में है। इनके बारे में आगे चलकर पता चलेगा। चौथे और सबसे छोटे बेटे कुलभूषण जी के, उनका नाम है शिवांग ओबरॉय। ये कुलभूषण जी के सबसे छोटे बेटे हैं। इन्होंने आज तक शादी नहीं की। यह एक एडवोकेट है और यह अपनी सबसे प्यारी भतीजी से बहुत प्यार करते हैं और जिसका नाम है आयशा। दादाजी अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो आज ओबरॉय हवेली को काफी अच्छी तरीके से सजाया गया था। सजाया भी क्यों न जाए, आज इस घर की बेटी यानी कि स्नेहा की मंगनी है अरहान सिंह राजपूत से। तैयारी काफी चल रही थी। दादरी जाकर एक नजर पूरे हवेली को देखकर गहरी निराशा में डूब जाते हैं। कहाँ वह अपनी दूसरी बच्ची का सुहाग एक ऐसी लड़की को दे रहे थे जिसके प्यार की झूठी पट्टी सभी परिवार वालों की आंखों पर बंधी हुई थी। यह सोचकर दादाजी आंखें नम हो जाती है और वह अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ओबरॉय हवेली में काफी अच्छे से साज सजावट की गई थी और सभी लोग व्यस्त थे। किसी ने भी दादाजी पर इतना ध्यान नहीं दिया कि वह घर में है कि नहीं है, क्योंकि घर का काम था और सभी लोग बिजी थे। यहाँ तक कि दादी जी भी बिजी थी आज। लेकिन जब वह अपने कमरे में आई तो दादाजी उन्हें सोते हुए दिखे। दादाजी को इस तरह सोते हुए देखकर दादी जी ने उन्हें डिस्टर्ब न करना बेहतर समझा और अपने काम में लगी रही। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स एक रोल्स रॉयस में बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े अजीब से थे। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए वह अपना एक हाथ उठाकर अपने दिल के पास वाली जगह पर रखता है और उसे धीरे धीरे रब करने लगता है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, यह मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है बहुत बड़ा। मुझे ऐसा भी एक तरफ लग रहा है कि जैसे कोई मुझसे बहुत दूर जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे बहुत ज्यादा बेचैन हो रही है। आज शायद वह हुआ है जो नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे मेरे दिमाग में बहुत गलत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं जिन्हें मैं सोचा भी नहीं चाहता। अभी वह इन्हीं सब सच में गम था कि तभी उसको एहसास होता है कि किसी ने उसकी कार को टक्कर मारी। यह सोचकर कि वह गलती से होगी, वह दोबारा अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है, लेकिन दोबारा एक के बाद एक उसे टक्कर लगाती है। एक हाईवे पर काफी तेज स्पीड में एक कार चल रही थी और इस कार के साथ कई सारी कार उसकी सिक्योरिटी के लिए चल रही थी। अचानक ही वह सारी कार अलग अलग दिशा में है जाती है और उसी के साथ व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो कार रोल्स रॉयस के इर्द गिर्द आ जाती है और थोड़ी ही देर में एक के बाद एक उसे रोल्स रॉयस को टक्कर मारने लगते हैं। थोड़ी देर में उसे रोल्स रॉयस की कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और इसी के साथ उसे कार से धुआं निकलने लगता है और जो शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था वह उसका सर स्टीयरिंग से जा टकराता है और उसके सर से खून लपाट बहने लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। शाम का वक्त ओबरॉय विला गार्डन वेन्यू गार्डन में काफी अच्छी तरीके से साज सजावट की गई थी। एक तरफ जहां काफी बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था वहां पर बैठने के इंतजाम थे और गार्डन में काफी सारी चेयर्स रखी गई थी, क्योंकि आज मुंबई के जाने माने काफी सारे बिजनेसमैन आने वाले थे, जो फॉरेनर भी थे और कुछ इंडियन बिजनेसमैन भी थे। सभी शामिल होने वाले थे ओबरॉय और राजपूत फैमिली के फंक्शन में। इसी वजह से काफी अच्छा और काफी लग्जरियस इंतजाम किया गया था। धीरे धीरे करके सभी गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे और सभी लोग रेडी होकर गार्डन में आ चुके थे। यहाँ तक कि राजपूत फैमिली भी आ चुकी थी, बस दूल्हे को छोड़कर जो कि मैं था। बाकी सभी वहां इकट्ठा थे। सभी लोग इकट्ठा थे और सभी ने काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, काफी महंगी ज्वेलरी पहनी थी। आखिर वह मुंबई के सबसे बड़े खानदान परिवार की बहुएं और बेटियां ही थी। वही स्नेहा का तो क्या ही कहना, उसने इस वक्त एक गाउन पहन रखी थी जिसके ऊपर गोल्ड से वर्क किया गया था जो कि प्योर गोल्ड थी, और उसने डायमंड की ज्वेलरी पहन रखी थी। यहाँ तक कि उसने डायमंड का तियारा भी पहन रखा था। हालांकि स्नेहा खूबसूरत थी, लेकिन इतनी भी नहीं। उसकी खूबसूरती उसके मेकअप की वजह से। खैर, इसी सब में उभरा फैमिली के सभी सदस्य इकट्ठा थे। दादाजी भी राम आचार्य जी के साथ वहीं पर एक किनारे पर बैठे हुए थे। राजपूत फैमिली का इंट्रोडक्शन हो जाए। शंकर सिंह राजपूत और ये दादाजी हैं और उनकी बेगम साहिबा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यह अकेले ही है और इनको सिर्फ 3 बच्चे हैं और तीनों लड़के हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है अभिजीत सिंह राजपूत, उनके पत्नी के नाम है सोनम सिंह राजपूत। इनके 2 बच्चे हैं, एक है अरहान सिंह राजपूत सबसे बड़ा बेटा, और उसके बाद है एक आदित्य सिंह राजपूत छोटा बेटा। अरहान की उम्र 28 साल है, आदित्य की उम्र 25 साल है। अभिराम सिंह राजपूत, साधना सिंह राजपूत, इनका एक लड़का है और एक लड़की है। इनके 2 ही बच्चे हैं और लड़की का नाम है काशवी सिंह राजपूत और लड़के का नाम है आरव सिंह राजपूत। अधिराज सिंह राजपूत, शिवानी सिंह राजपूत, यह ओबरॉय फैमिली की बेटी है। इनका एक ही बेटा है जिसका नाम है विराज सिंह राजपूत। विराज, आरव, काशवी और आदित्य ये सभी आयशा से नफरत करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से विराज की मम्मी यानी कि शिवानी जी कोमा में है। खैर, ये हो गया इंट्रोडक्शन और आई होप आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। अभी वहां खुशी भरा माहौल था ही कि तभी राजपूत फैमिली के हेड शंकर दादाजी के पास कॉल आता है। शंकर दादाजी जैसे ही कॉल पर करते हैं उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर उनकी हालत खराब हो जाती है और उनके पास खड़े उनके तीनों बेटे जब अपने पिताजी की ऐसी हालत देखते हैं तो वह परेशान हो जाते हैं। और अभिराम जी तुरंत फोन अपने काम से लगते हैं, तो उधर की बात सुनने के बाद उनके भी चेहरे के एक्सप्रेशन हैरानी में बदल जाते हैं। अभी वह कुछ कहते या करते उससे पहले ही उनके पिताजी यानी कि शंकर सिंह राजपूत जो थे वह बेहोश होकर गिरते, उससे पहले ही उनके तीनों बेटे उन्हें संभाल लेते हैं। और इन्हीं सब चीजों के बीच काफी भगदड़ हो जाती है और दादाजी जो वहां बैठे थे अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर वह भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। तभी आदित्य जल्दी से होश में आता है दादाजी और अपने पिताजी की तरफ देखा है तो सभी को कहता है कि जल्दी से लेकर चले, तो वह लोग भी अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं।
ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर में मसाला था क्या, में मुद्दा था क्या, किसी को भी यह चीज समझ में नहीं आई। वहीं स्नेहा काफी गुस्से में बैठी थी कि आज उसका इतना स्पेशल दिन स्पॉइल हो गया। दादाजी को जब पूरी बात पता चलती है तो वह भी दम से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इसमें 2 चैप्टर ऐड है, सो ध्यान से पढ़ें। अभी वहां खुशी भरा माहौल था ही कि तभी राजपूत फैमिली के हेड शंकर दादाजी के पास कॉल आता है। शंकर दादाजी जैसे ही कॉल पर करते हैं उधर से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर उनकी हालत खराब हो जाती है और उनके पास खड़े उनके तीनों बेटे जब अपने पिताजी की ऐसी हालत देखते हैं तो वह परेशान हो जाते हैं और अभिराम जी तुरंत फोन अपने काम से लगते हैं। तो उधर की बात सुनने के बाद उनके भी चेहरे के एक्सप्रेशन हैरानी में बदल जाते हैं। अभी वह कुछ कहते या करते उससे पहले ही उनके पिताजी यानी कि शंकर सिंह राजपूत जो थे वह बेहोश होकर गिरते उससे पहले ही उनके तीनों बेटे उन्हें संभाल लेते हैं और इन्हीं सब चीजों के बीच काफी भगदड़ हो जाती है। और दादाजी जो वहां बैठे थे अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर वह भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। तभी आदित्य जल्दी से होश में आता है दादाजी और अपने पिताजी की तरफ देखा है तो सभी को कहता है कि जल्दी से लेकर चले, तो वह लोग भी अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर में मसाला था क्या, में मुद्दा था क्या, किसी को भी यह चीज समझ में नहीं आई। वहीं स्नेहा काफी गुस्से में बैठी थी कि आज उसका इतना स्पेशल दिन स्पॉइल हो गया। दादाजी को जब पूरी बात पता चलती है तो वह भी दम से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। आदित्य के साथ राजपूत दादाजी और शेखावत फैमिली के जेंट्स मेंबर सभी उन्हें लेकर अस्पताल की तरफ चले जाते हैं। वही ओबरॉय फैमिली के मेंबर भी साथ में चले जाते हैं। अब वहां पर स्नेहा अकेले रह गई थी, उसके साथ सुनंदा की भी रुकी थी। स्नेहा की आंखों में इस वक्त आंसू था और वह आंसू भरी नजरों से सुनंदा जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जब भी मेरा कोई स्पेशल दिन होता है कोई ना कोई वजह से मेरा वह स्पेशल दिन पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ माँ? ऐसा कहकर स्नेहा रोने लगती है और वही सुनिंदर जी अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देखकर उसे फौरन गले लगा लेती है और गले लगाते हुए उसे चुप करते हुए बस इतना ही रहती है। स्नेहा इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है बेटा, कोई बुरी खबर होगी, तुमने देखा ना तभी तो राजपूत अंकल की तबीयत बिगड़ गई, भगवान करे उनको कुछ होना वरना तुम्हारी यह शादी काफी दिनों तक रुक जाएगी। स्नेहा सुनंदा जी की बात सुनकर मन में खुद से कहती है, जो मरता है मारे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अरहान से शादी करके रहूंगी, मुझे आयशा की जगह लेनी है और मैं वह जगह नहीं छोड़ने वाली, वह जगह हमेशा से मेरी थी और पहले ही कुलभूषण उससे बुढ़े आदमी ने पहले ही मेरी जगह आयशा को दे दी और अब फिर से मैं अपनी जगह मुंह हाथ से जाने नहीं ले सकती और ना ही अरहान को अपने हाथ से जाने दे सकते। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना सब कुछ मेरे हाथ से फिसल जाएगा और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। और आज ही राजपूत बुद्ध को भी दौरा पड़ना था, सॉरी, मुसीबतें मेरे ही स्पेशल दिन पर क्यों होती है, क्यों आखिर क्यों? ऐसा कहकर स्नेहा अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और हाथों की मुट्ठी बनाते हुए खुद से ही रहती है, मैं अपना ये दिन हर हाल में स्पॉइल नहीं होने दूंगी। अरहान कहाँ हो तुम, प्लीज आज जाओ, आज एंगेजमेंट पूरी कर लो। ऐसा कहकर वह एंट्रेंस गेट की तरफ देखने लगती है जैसे उसे इंतजार हो अरहान आएगा और उसके साथ एंगेजमेंट करेगा। लेकिन इस बात से अनजान राजपूत दादाजी जो अरहान के एक्सीडेंट की ही खबर सुनकर वह होश गंवा बैठे थे। सिटी हॉस्पिटल, यहाँ का नजारा ही अलग था। एक तरफ जहाँ ऑपरेशन थिएटर में राजपूत फैमिली का बेटा जो मौत और जिंदगी से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजपूत फैमिली के हेड यानी कि दादाजी भी मौत और जिंदगी से लड़ रहे थे। उन्होंने जब अरहान के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो वही ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको उनका हार्ट अटैक आ गया। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में राजपूत फैमिली पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और वहां पहुंचते ही उन्हें अपनी फैमिली के बॉडीगार्ड्स नजर आते हैं। ये देखकर सभी के चेहरे पर एक परेशानी भरा लुक नजर आता है, लेकिन उनकी परेशानी और कंफ्यूजन जल्दी दूर हो जाती है जब सबको पता चलता है कि अरहान का बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो गया है और वह काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। ये जानकर सभी राजपूत फैमिली के मेंबर हैरान हो गए और राजपूत फैमिली बस अरहान के सही होने की दुआ कर रहे थे और वही अरहान की मां की हालत रो रो कर बुरी हो गई थी। अरहान की हालत काफी खराब थी, उसके सर से हाथ पैर से काफी खून बह रहा था और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और एक डॉक्टर की नजर 2 हार्टबीट मॉनिटर पर थी जिसकी पल्स रेट ऊपर नीचे हो रही थी। डॉक्टर जब भी अरहान भी पल्स रेट नीचे देखते हैं तो उनके माथे पर पसीना आने लगता और वह अपने माथे का पसीना पूछते हुए अरहान का ऑपरेशन कर रहे थे, क्योंकि अरहान कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था। अरहान के बारे में पूरी मुंबई को पता था और सबको पता था कि अरहान कितना खतरनाक है और यह भी पता था कि अरहान के फैमिली वाले उससे लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव है और खास तौर से अरहान के पिताजी भी बहुत खतरनाक है, वह भी एक माफिया किंग रह चुके हैं।
भले ही उनकी गाड़ी अब अरहान संभालता हो, लेकिन वह भी कम खतरनाक नहीं थे। अपने बेटे की एक्सीडेंट की खबर सुनकर वह उन्होंने डॉक्टर को साफ तौर पर कहा था कि अरहान उन्हें सही सलामत चाहिए। इस वजह से डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान थे। अचानक ही एक डॉक्टर की नज़र हार्टबीट मॉनिटर पर जाती है। उनकी नज़र हार्टबीट मॉनिटर और उसके हार्टबीट मॉनिटर पर उसकी हार्टबीट रेटिंग बता रही थी, जो काफी नीचे की तरफ जा रही थी। नीचे जाते अचानक ही एक सीधी लाइन दिखाने लगता है। इसी के साथ डॉक्टर के हाथ में जो सीएसर कॉटन एंड स्पाचूला वगैरह थे वो सभी गिर जाता है और डॉक्टर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर हार नहीं मनाना चाहते थे। उनको बाहर जाकर मरना नहीं था अरहान के पिताजी के हाथों, इसलिए वह सभी अपनी कोशिश में लग जाते हैं और अरहान डेफिब्रिलेटर के जरिए उससे बिजली का झटका देने लगते हैं ताकि उसकी सांसें वापस आ जाए। लगातार 4 से 5 बार करने पर तब जाकर मॉनिटर में एक लाइन ऊपर होती है और इसी के साथ अरहान एक जोर की गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोल देता है। आंखें खोलने के बाद वह अपनी नजर इधर उधर करके देखता है तो वह कुछ करता या कहता उससे पहले ही दोबारा उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। वही डॉक्टर जो काफी परेशान थे अरहान की सांस बंद हो जाने की वजह से, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी। जब उन्होंने अरहान की सांस वापस आते हुए देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह अपना पसीना पूछते हुए एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं और उसके बाद अरहान का ट्रीटमेंट करने के बाद उसको एक विप रूम में ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। वे ऑपरेशन थिएटर के बाहर गैलरी में राजपूत फैमिली के सभी लोग इकट्ठा थे और तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है और डॉक्टर अपना मास्क और टोपी उतारते हुए बाहर आते हैं एंड अरहान की फैमिली को देखते हुए बस इतना ही कहते हैं, वह अब ठीक है, सही सलामत है, लेकिन ना उनकी कंडीशन के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक उन्हें होश नहीं आएगा। और सर पर काफी मेजर चोट आई है जिस वजह से हो सकता है वह अपनी पिछली जिंदगी की पूरी बातें भूल जाए और उनकी याददाश्त चली जाए। ऐसा चांसेस है 70%। डॉक्टर की बात सुनने के बाद सभी के चेहरे देखने लायक थे, लेकिन सभी के आंखों में एक राहत थी कि अरहान सही सलामत है। लेकिन अरहान की याददाश्त जाने की बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और अरहान की मां रो रो कर वह बेहोश हो गए थे। उनके लिए किसी झटके से काम नहीं था कि उनका बेटा उनके बारे में भूल ही जाए। सुनंदा जी का आयशा को बैडवा देना। वे ऑपरेशन थिएटर के बाहर गैलरी में राजपूत फैमिली के सभी लोग इकट्ठा थे और तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है और डॉक्टर अपना मास्क और टोपी उतारते हुए बाहर आते हैं एंड अरहान की फैमिली को देखते हुए बस इतना ही कहते हैं, वह अब ठीक है, सही सलामत है, लेकिन ना उनकी कंडीशन के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक उन्हें होश नहीं आएगा। और सर पर काफी मेजर चोट आई है जिस वजह से हो सकता है वह अपनी पिछली जिंदगी की पूरी बातें भूल जाए और उनकी याददाश्त चली जाए। ऐसा चांसेस है 70%। डॉक्टर की बात सुनने के बाद सभी के चेहरे देखने लायक थे, लेकिन सभी के आंखों में एक राहत थी कि अरहान सही सलामत है। लेकिन अरहान की याददाश्त जाने की बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और अरहान की मां रो रो कर वह बेहोश हो गए थे। उनके लिए किसी झटके से काम नहीं था कि उनका बेटा उनके बारे में भूल ही जाए। थोड़ी देर में सभी लोग दादाजी के वार्ड में थे। दादाजी इस वक्त होश में आ चुके थे और डॉक्टर ने उन्हें सदमा देने से सख्त मना किया था, कोई ऐसी बात बताने से सख्त मना किया था कि जिसे सुनकर उन्हें सदमा पहुंचे या फिर उन्हें गहरा धक्का लागे। इस बात का घर परिवार वाले इसी असमंजस और इसी परेशानी में थे कि आखिर वह अरहान के बारे में कैसे बताएंगे उनको, लेकिन फिर भी उनको बताना ही था कि आखिर अरहान की हालत अब कैसी है। वहीं अब तक ओबरॉय फैमिली की सारी लेडीज को भी पता चल चुका था कि अरहान का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी खबर के बारे में सुनकर सबसे ज्यादा स्नेहा को धक्का लगा था, क्योंकि स्नेहा उम्मीद कर रही थी कि अरहान अब जाकर उससे एंगेजमेंट करेगा। लेकिन एंगेजमेंट करने की बजाय अरहान का एक्सीडेंट हो गया था और वह इस वक्त अपनी जिंदगी के पुराने हर एक बात को भूल चुका था और वह एकदम हैरान परेशान इतनी ज्यादा थी और टेंशन की वजह से वह रोने लगी थी और सुनंदा की उसे संभाल रही थी। सुनंदा की स्नेहा को रोते हुए देखकर बस यही सोच रही थी कि आखिर उनकी बेटी की जिंदगी में ऐसा ही क्यों लिखा है। वह अरहान से इतनी मोहब्बत कर दिया और हाँ नहीं मिल पाया, लेकिन अरहान का एक्सीडेंट हो गया और अरहान अपनी पुरानी पिछली यादें भूल चुका है। ये जानकर उन्हें स्नेह के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वह परेशान हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ स्नेहा इस बात से परेशान नहीं थी, वह परेशान इस बात से थी कहीं अरहान दोबारा से आयशा के करीब न जाए, दोबारा से वह आयशा को अपने करीब न कर ले। बहुत मुश्किल से उसने वह सब चीज अपने अंडर कंट्रोल की थी, लेकिन अब सब चीज उसके अंदर में नहीं थी और ना ही वह अरहान को अब कंट्रोल कर पाएगी। वह यही सभी चीज सोच रही थी। वहीं कुछ वक्त में ओबरॉय फैमिली के सभी मेंबर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और सभी को अरहान की हालत के बारे में पता चल चुका था और सभी लोग वहीं मौजूद थे। स्नेहा बहुत ज्यादा परेशान थी और उसकी परेशानी और उसकी आंखों में आंसू देखकर सभी को बुरा लग रहा था कि आखिर आज उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन आज ही के दिन अरहान के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सुनंदा की स्नेहा को इस तरह से परेशान होता हुआ देखते हैं तो उसकी तरफ देखते हुए कहती है,
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है स्नेहा, अरहान को सब कुछ जल्दी याद आ जाएगा और तुम देखना तुम्हारी शादी हो गई, अरहान से परेशान मत हो बेटा। स्नेहा सुनंदा जी की तरफ देखते हुए कहती, माँ ये सब कुछ आयशा की वजह से हुआ है, सब कुछ हो मेरी खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, आखिर उसकी काली नज़र मेरी खुशियों पर लगी गई माँ, उसकी वजह से खराब हो गया, देखा ना आपने अरहान को क्या हो गया, अपनी पिछले पूरी यादें भूल चुका है माँ, सब कुछ भूल चुका है वह, और उसी में भी नहीं याद रह पाऊंगी, फिर मुझे भी भूल गया होगा, सब कुछ भूल गया सिर्फ और सिर्फ आयशा की वजह से। स्नेहा ने एक बार फिर आयशा के नाम पर यह बिल फाड़ दी थी कि यह सब कुछ आयशा की वजह से हुआ, लेकिन आयशा तो क्या उसकी वजूद तक कोई यह चीज खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ना ही वह जानती थी और ना ही जानना चाहती थी कि किस क्या हुआ है, वह तो यहाँ थी ही नहीं। स्नेहा ने यह बात सबके सामने कही थी जिससे सबके दिलों में एक बार फिर आयशा के लिए नफरत भर जाए, और यही हुआ, सबको इसकी इन सब पूरे चीजों की जिम्मेदार आयशा ही लगे, क्योंकि ऐसा यहाँ मौजूद थी ही नहीं, उन सबको यही लग रहा था कि आयशा की वजह से ही यह सब चीज हो रही है। वही सुनंदा की स्नेहा की बात सुनकर गुस्से भरी आवाज में उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, तुम ठीक कह रही हो स्नेहा, ये सब कुछ कल मुही और बेगैरत लड़की की वजह से हुआ है, पता नहीं क्यों तुम्हारी ही खुशियों को वह नजर लगती है, मर क्यों नहीं जाती वह, मारकर चली क्यों नहीं जाती इस दुनिया से, हो क्यों हमारी खुशियों को, क्यों हमारे घर में जो भी खुश होने वाला होता है अच्छा उसे देखकर वह जलती है। सुनंदा की एक माँ होकर अपनी सगी बेटी को कोस रही थी, उनकी सगी बेटी थी ऐसा, और सगी बेटी के लिए इतनी नफरत देखकर कुलभूषण जी जो वहीं बैठे हुए थे वह अपनी छड़ी पटकते हुए कहते हैं, बस खबरदार बहू, अगर तुमने इसके अलावा एक और अल्फाज भी कहा था जब पूरा सच मालूम ना हो तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए, और इसके ऊपर तो मेरी जान लग रही हो उससे पहले ये तो पता कर लो वह घर में मौजूद है कि नहीं, घर तो छोड़ो पूरे शहर में मौजूद है कि नहीं, अरे शहर तो छोड़ो पूरे देश में पता करो वह मौजूद है कि नहीं, उसके वजूद तक को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वह यहाँ मौजूद ही नहीं है। दादाजी की इतनी कर्कश और रबीली आवाज सुनकर सभी को सांप सूंघ जाता है, वही सुनंदा की और बाकी घर के सभी सदस्य ओबरॉय फैमिली के और राजपूत फैमिली के सवालिया नजरों से दादाजी को देखने लगते हैं। वही दादाजी राम आचार्य जी की तरफ देखते हैं तो वह अपने साथ एक फाइल और वही गिफ्ट बॉक्स लेकर आते हैं और देखते हुए उन सभी को कहते हैं, जिसको तुम बद्दुआ दे रही हो, जिसकी तुम मरने की दुआ कर रही हो, वह कब का ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली से रिश्ता तोड़कर जा चुकी है, तुम जिसे अभी कोर्स रही हो वह तुम्हें अपनी मां तक नहीं मानती। दादाजी की बात सुनकर सुनंदा की, उनके हस्बैंड स्नेहा, बाकी सब की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही स्नेहा जब दादाजी की बात सुनती है तो उसके होठों पर और उसकी आंखों में एक जंग जीतने वाली मुस्कान और चमक दिखाई देती है जो किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन राम आचार्य जी और दादाजी को बखूबी दिखाई देती है। वह स्नेहा को खुश होते हुए देखकर अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेते हैं और अपनी छड़ी पर पकड़ कर देते हैं और सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जाने से पहले उसने तुम सबके लिए बहुत अच्छा तोहफा दिया है और खास तौर से अरहान को दिया है। मैंने सोचा था अरहान से मुलाकात होगी आज तो उसे जरूर वह तोहफा जो आए आसानी से देने के लिए दिया है वह मैं दे देता हूँ उसे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अरहान का एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन तुम सबके लिए भी तोहफा बहुत अच्छा दिया है, उसने एक दफा खोलकर जरूर देखना। ऐसा कहकर दादाजी राम आचार्य जी की तरफ देखते हैं तो राम आचार्य जी अरहान के पेरेंट्स के हाथ में वह फाइल थमा देते हैं जो कि डाइवोर्स पेपर की फाइल थी और उसी के साथ कुछ और पेपर्स भी थे, और इसी के साथ एक फाइल सुनंदा की और उनके हस्बैंड को थमा देते हैं। और उसके बाद वह गिफ्ट बॉक्स आयशा ने दिया था दादाजी को, वह दादाजी रामाचार्य जी को वहीं रखने का बोल देते हैं और दादाजी सबकी तरफ देखकर कहते हैं, ये रहा तुम सबके लिए तोहफा, उम्मीद है उसने सारे तो फिर तुम लोगों को बहुत अच्छे दिन होंगे और तुम लोग उसे टॉपिक को पाकर बहुत खुश हो गए तो खुश हो जाओ। तुम सुनंदा बहू जिसकी तुम मरने की दुआ करती थी, जिसको बद्दुआ देती थी, जिसका क्वेश्चन पढ़ती थी, तुम वही यहाँ से जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए, तुम सबसे से रिश्ता तोड़कर। टू गाइज आज के लिए BSS इतना हाई, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून। और न्यू स्टोरी को लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा गाइस ताकि इसके एपिसोड को जल्द से जल्द अपलोड करता रहूं। बाय गाइस, टेक केयर।